हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की ये क्लास बहुत ही शानदार और मज़ेदार रहने वाली है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज था कि मैम जो नोट्स हैं उसका रिवीजन करवा दीजिए, जो एनसीईआरटी की अपनी बुक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी ये क्लास रहने वाली है। इससे पहले अपनी एक क्लास इसकी आ चुकी है, जो क्लास 11th की बुक है भारत भौतिक पर्यावरण। इसके हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उसको भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो चैप्टर हमने किए थे उनको साथ साथ में ऐसे भी देखा था कि इनसे किस टाइप के अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी हम साथ साथ में देखते हुए चल रहे हैं। और वो भी अपनी जो क्लासेस रहते हैं वो पूरे डायग्राम के साथ में समझते हुए इनको चलते हैं, और इसी आधार पर अपनी आज की ये क्लास भी रहने वाली है। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अपनी बुक है भारत भौतिक पर्यावरण। इसके जो 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज चैप्टर नंबर 3 और देखते हैं कितने चैप्टर हो पाते हैं। ठीक है, आज का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है अपोहा तंत्र। ठीक है, तो भारत में जो नदियां हैं उनका अपोहा तंत्र जो किस टाइप का है, कौन कौन सी नदियां कहाँ बहती हैं, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में कौन सी नदियां बह रही हैं, उनका उद्गम स्थल कहाँ से है, किस किस राज्य से बह रही हैं, ठीक है, और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो उनका उद्गम कहाँ से हो रहा है और अपना जल कहाँ विसर्जित कर रही हैं, ये भी साथ साथ में हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि यदि नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहा जाता है। यानी कैचमेंट एरिया किसे कहा जाता है कि नदी का वह विशिष्ट क्षेत्र, मान लो ये नदी बहकर आ रही है, ठीक है, और जहां से भी अपना, जिस क्षेत्र से भी अपना पानी बहाकर लेके आ रही है उसको कह दिया जाता है कैचमेंट एरिया। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र। फिर है एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपोहायित क्षेत्र को अपोहा द्रोणी कह दिया जाता है। ठीक है, रिवर बेसिन, कि जैसे एक नदी होगी, जैसे ये मुख्य नदी बह रही है, इसके साथ में सहायक नदियां भी हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी सहायक नदियां भी हैं। तो ये जितने भी क्षेत्र से बहकर आ रही हैं उस पूरे क्षेत्र को कह दिया जाता है अपोहा द्रोणी यानी रिवर बेसिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर है एक अपोहा द्रोणी को दूसरी अपोहा द्रोणी से अलग करने वाली सीमा जल विभाजक या जल संबर कहते हैं। यानी जैसे एक अपोहा द्रोणी ये हो गई और दूसरी कोई और नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये नदी प्रवाहित हो रही है। अब इन दोनों की ये जो नदियां हैं इनके जल को विभाजित करने वाली जो भी मतलब बीच में सीमा होती है उसको कह दिया जाता है जल विभाजक। ठीक है, फिर है बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी। ठीक है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को कह दिया जाता है नदी द्रोणी, जबकि जो छोटी नदियां हैं वह नालों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को कह दिया जाता है जल संबर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैचमेंट एरिया है या अपवाह द्रोणी है और जल विभाजक है, ये सब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य अपवाह प्रतिरूप। तो यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, इस प्रतिरूप से मिलाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर पूछ लिया जाता है कि जो वृक्षाकार प्रतिरूप है वो किस तरह की नदियों में पाया जाता है, जैसे उत्तरी मैदानों की नदियां हैं वो किस प्रकार का प्रतिरूप बनाती हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। वो बनाती है अपना वृक्षाकार प्रतिरूप। ठीक है, तो जो प्रतिरूप है मुख्य अपवाह प्रतिरूप कौन कौन से हैं। पहला है वृक्षाकार प्रतिरूप, यानी जो प्रतिरूप पर पेड़ की शाखाओं के रूप में हो, जैसे उत्तरी मैदान की नदियां पेड़ की शाखाओं के रूप में कैसे, जैसे कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसमें कोई सहायक नदी आकर मिल गई, ठीक है, इसमें कोई सहायक नदी आकर के मिल गई, तो इस प्रकार से इसको देखने से क्या पता चलता है, ऐसे लगता है जैसे किसी पेड़ की शाखा हो या फिर कोई पेड़ हो। इस टाइप का जो प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है जो उत्तरी मैदान की नदियां हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर है अरीय प्रतिरूप। तो अरीय प्रतिरूप क्या है कि जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं या शाखाओं में बहती है, जैसे अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां। तो जो ये है अरीय प्रतिरूप क्या है, अरीय प्रतिरूप जैसे कोई ये पहाड़ है, ठीक है, ये क्या है, ये कोई पर्वत पहाड़ है, तो इससे जो नदियां निकलती हैं, इससे जो नदियां निकलेंगी वो अनेक दिशाओं में ऐसे फैलती हैं।
ठीक है, तो एक दिशा से यानी जो एक ही के बिंदु से यानी अलग अलग दिशाओं में फैलते हैं उसको कह दिया जाता है अरीय। ठीक है, अरीय प्रतिरूप। ठीक है, या फिर इसको कह दिया जाएगा अपकेंद्रीय। तो इस प्रकार का प्रतिरूप हमें कहाँ देखने को मिलता है? जो प्रायद्वीपीय पठार में अमरकंटक का पठार है, वहां पर्वत है, वहां से निकलने वाली नदियां किस प्रकार का प्रतिरूप बनाती हैं? वो बनाती हैं अरीय प्रतिरूप। नेक्स्ट है कि जालीनुमा अपुआ, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं, तो इस प्रकार का प्रतिरूप कहलाता है जालीनुमा प्रतिरूप। जैसे ये एक मुख्य नदी हो गई, ठीक है, ये दूसरी मुख्य नदी हो गई, इस प्रकार से ये तीसरी मुख्य नदी होगी, और इनमें क्या होता है कि जैसे इसमें कोई सहायक नदी आकर के मिल गई, ठीक है, तो इस प्रकार से कैसे एक जाली के जैसा प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है, इसको कह दिया जाता है जालीनुमा अपोहा प्रतिरूप। फिर है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, तो उसको कह दिया जाता है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कैसे बनता है ये हम देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन मिलाने वाला भी पूछा जा सकता है, जैसे कोई झील है, ठीक है, ये क्या कोई झील है, ये क्या है, ये कोई झील है, इसमें नदियां आकर के गिरेंगी, ठीक है, यानी एक जगह पे नदियां यानी अभिकेंद्रित हो रही हैं। और ये होता है वो अपकेंद्रीय रूप में होता है, और जो अभिकेंद्रीय मतलब एक जगह पे आकर के सभी नदियां गिर रही हैं उसको कह दिया जाता है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं? हमें एक साइड ये दे दिया जाएगा वृक्षाकार प्रतिरूप, अरेय प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप और अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, और इनके सामने इनकी जो ये डेफिनेशन है वो दे दी जाएगी, और फिर हमें इसको मिलाने के लिए दे दिया जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय अफवाह तंत्र को समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर दो समूहों में बांटा गया है, यानी टोटल जो भारतीय अफवाह प्रतिरूप है उसको दो भागों में बांटा गया है, दो समूहों में बांटा गया है। कौन सा समूह है? एक तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं, और जो एक तो वो हो गया, ठीक है, एक है जो नदियां अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं, एक अफवाह तंत्र वो हो जाएगा। तो पहले हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह प्रतिरूप। तो कुल अफवाह तंत्र के क्षेत्र का लगभग 77% है, यानी टोटल 100% अफवाह तंत्र है, उसका 77% कहाँ है? ये है बंगाल की खाड़ी में जो है नदियां अपना पानी लेकर जाती हैं। इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, कृष्णा नदी है, और भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हीं नदियों के नाम दिए हुए थे। तो हमें ये याद रखना है कि जो बंगाल की खाड़ी ये का अपोहा तंत्र है उसके वो कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? वो 77% है। ठीक है, और बाकी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी जो नदियां हैं वो अपना जल उसमें बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर रही हैं, ये हम आगे देखेंगे। फिर है अरब सागर का अपवाह तंत्र। तो कुल अपवाह तंत्र क्षेत्र का लगभग 23% भाग, 77% हो गई बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और 23% हो गया अरब सागर की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इसमें मुख्य नदियां हैं सिंधु है, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार। तो इन नदियों का हम आगे एक एक करके देखेंगे। फिर है कि ये दोनों अपोहा तंत्र, यानी जो बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र है और अरब सागर का जो अपोहा तंत्र है, तो इनको विभाजित करने वाले कौन कौन से हैं? एक है दिल्ली कटक है, अरावली है, और सह्याद्री के द्वारा इनको अलग किया जाता है। तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको किस प्रकार से अलग किया गया है? देखो, ये जो है ये एक जल विभाजक का कार्य कर रही है। ठीक है, ये हो गया दिल्ली कटक, फिर अरावली, फिर ये हो गई जो विंध्यन सतपुड़ा महादेव की पहाड़ियां, फिर उसके बाद में आ गया ये अपना प्रायद्वीपीय जो पश्चिमी तट है वो आ जाएगा। तो क्या होगा कि ये ढाल का अनुसरण भी करती हैं नदियां। ठीक है, तो जो अपना ये वाला जो भाग है इसके इधर का, इसका ढाल है इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो यहाँ से जो नदियां निकलेंगी, यहाँ से जो नदियां निकलेंगी वो अपना जल कहाँ विसर्जित करेंगी? ये करेंगी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं मुख्य मुख्य नदियां गंगा नदी हो गई, यमुना हो गई, चंबल, ठीक है,
तो ये सारी नदियां अपना जल कहाँ बहा कर लेके जा रही हैं? ये लेके जा रही हैं बंगाल की खाड़ी में। इसी तरीके से जो पश्चिमी घाट है, वहां से निकलने वाली नदियां भी अपना जल कहाँ विसर्जित कर रही हैं? ये कर रही हैं अपना बंगाल की खाड़ी में, इस तरीके से, ठीक है। और जो अरावली पर्वत है, उसके पश्चिम से जो पश्चिम में जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं, जैसे लूनी नदी है, तो ये अपना जल कहाँ प्रवाहित कर रही है? ये कर रही है कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी नदियां देखेंगे कि जैसे ये है नर्मदा हो गई, तापी हो गई, तो ये कहाँ प्रवाहित हो रही है? ये अपना जल कहाँ विसर्जित कर रही हैं? ये कर रही हैं अरब सागर में। और यहाँ से और भी नदियां निकल रही हैं, उनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। बस हमारा यहाँ देखने का मकसद ये था कि ये जो जल विभाजक है, किस प्रकार से जल का विभाजन कर रही है, कि जो ये जो लाइन हम येलो कलर में देख रहे हैं, इसके जो मतलब राइट साइड वाली नदियां हैं, वो सारा का सारा जल बंगाल की खाड़ी में लेके जा रही हैं, और इसके लेफ्ट में जो है वो सारा का सारा अपना अरब सागर में जल का विसर्जन कर रही हैं। इसके बाद में मतलब कुछ यहाँ से भी पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रमुख नदी द्रोणी, एक है मध्यम नदी द्रोणी, और एक आगे है लघु नदी द्रोणी। तो जो प्रमुख नदी द्रोणी है, मेजर रिवर बेसिन है, ये अपवाह क्षेत्र इसका कितना है? ये वाला पूछा जाता है कि अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से जिनका अधिक होता है, वो मुख्य नदी द्रोणी में आती है। इसमें देश की कुल 14 नदियां हैं, ये आपको याद रखना है। जो प्रमुख नदी द्रोणी है, उसमें देश की कुल कितनी नदियां आती हैं? 14 नदियां आती हैं। और कौन कौन सी नदी है? यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं, यानी जिनका जो कैचमेंट एरिया है वो लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, उनको रखा जाता है मुख्य नदी द्रोणी में। और इसमें देश की लगभग 14 नदियां इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती और ब्राक, ये सब नदियां इसमें आएंगी। फिर है मध्यम द्रोणी नदी द्रोणी। तो मध्यम नदी द्रोणी में कौन सा आएगा? जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर में होता है, उसमें आएंगी मध्यम नदी द्रोणी। इसमें देश की कुल 44 नदियां शामिल हैं। जैसे प्रमुख नदी द्रोणी में 14 थी, और मध्यम नदी द्रोणी में कितनी आएंगी? 44 नदियां इसमें, नदी द्रोणियां इसमें शामिल हैं। तो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? कालिंदी है, पेरियार और मेघना इसकी प्रमुख नदियां हैं। जो किस में आती हैं? ये पूछा जा सकता है कि कालिंदी, पेरियार और मेघना, ये नदियां कौन सी नदी द्रोणी में आएंगी? तो ये आएंगी मध्यम नदी द्रोणी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि लघु नदी द्रोणी। तो लघु नदी द्रोणी कौन सी हो जाएंगे? जिनका जो अपवाह तंत्र का जो एरिया है, वो हो जाएगा 2000 वर्ग किलोमीटर से कम, ठीक है। तो इनको 3 भागों में कैसे बांटा गया है कि जो अपवाह क्षेत्र है, जैसे प्रमुख नदी द्रोणी का अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, इसमें देश की 14 नदियां शामिल हैं। कौन कौन सी नदियों के नाम दिए हुए हैं? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें ये याद करनी है, ठीक है। उसके बाद में है मध्यम नदी द्रोणी, ठीक है। मध्यम नदी द्रोणी में 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के जो अपवाह क्षेत्र होता है, वो आएंगे मध्यम में। इसमें देश की 14 नदियां शामिल हैं, 44 नदियां शामिल हैं। और कौन कौन सी नदियां हैं? यहाँ पर जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये हमें 3 नदियों के नाम यहाँ पर याद होने चाहिए। उसके बाद में है लघु नदी द्रोणी। इसमें इतना ही याद रखना है, जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, वो लघु नदी द्रोणी में आएंगी। फिर है प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है, और ये बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। तो ये अभी हमने इस डायग्राम में देखा था कि जैसे ये प्रायद्वीपीय पठार है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक का, तो इसमें जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं, उन लगभग सभी नदियों का उद्गम स्थल जो ये दिया हुआ है, पश्चिमी घाट दिया हुआ है, ठीक है। ये इनका क्या है? ये उद्गम स्थल है। और ये सभी नदियां इस पूरे क्षेत्र को पार करते हुए अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं? ये करती हैं बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियां इसका अपवाद हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नर्मदा और तापी नदी ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, लेकिन ये बाकी नदियों के मार्ग का जिस टाइप से बाकी नदियां अपना जल मतलब
बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर रही है, लेकिन ये जो दोनों नदियां हैं ये अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। ये इसका अपवाद है, ठीक है। और एक चीज और आपको बता देती हूँ कि जो नर्मदा नदी है, तापी नदी और नर्मदा नदी, ऊपर ही ऊपर जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये मान लो ये वाली कौन सी पर्वत श्रेणी हो जाएगी, ये हो जाएगी विंध्यन, विंध्यन पर्वत श्रेणी। फिर उसके बाद में यहां आएगा, यहां कौन सी ये आ जाएंगी सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी। फिर यहां आ जाएंगी, ये है, ये मान लो ये वाली कौन सी नदी द्रोणी है, ये है महादेव, ठीक है। तो इनके बीच में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये नदियां कौन सी नदी किस किस के बीच में प्रवाहित हो रही है। तो जो विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा श्रेणी है, उनके बीच से प्रवाहित हो रही है नर्मदा नदी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये कौन सी नदी है, ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस किस के बीच में प्रवाहित हो रही है, ये हो रही है विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से। फिर जो तापी नदी है, तापी नदी कहाँ से प्रवाहित होगी, तापी नदी प्रवाहित होगी महादेव और सतपुड़ा और महादेव की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बीच से प्रवाहित होती है तापी नदी, ठीक है। ये दोनों की दोनों नदी, तापी नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों की दोनों नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। इसी कारण ये क्या है, अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं, ये करती हैं अपना जल अरब सागर में। फिर है कि भारत का अपोहा तंत्र, तो भारत के अपोहा तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालयी अपोहा तंत्र है और एक प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र है। तो एक एक को हम यहाँ आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयी अपोहा तंत्र। तो जो हिमालयी अपोहा तंत्र है उसकी नदियां क्या हैं, उसकी नदियां मतलब युवावस्था में प्रवाहित होती हैं और ये वर्ष भर मतलब 12 मासी जो है प्रवाहित होती रहती हैं, जिसका मुख्य कारण है कि ये ग्लेशियर से निकलती हैं, ग्लेशियर के पिघलने से इनमें पानी वर्ष भर चलता रहता है और साथ ही साथ में जो बारिश आती है उसका भी पानी ये ग्रहण करती रहती हैं, इस कारण ये साल भर चलती रहती है, ठीक है। यहाँ की नदियां 12 मासी हैं क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षा दोनों पर निर्भर है, ठीक है। अपर्दन क्रिया के द्वारा तो क्या होता है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो युवावस्था में बहती हैं, तो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं वो भी हम साथ साथ में यहाँ पर देखेंगे। तो अपर्दन की क्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं, जो गॉर्ज हैं, जो हिमालयी नदियां हैं वो अपर्दन की क्रिया के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण कर रही हैं, गोर्ज है, वी आकार की घाटी है, छिप्रिकाएं हैं और जलप्रपात है। ये सभी की सभी जो संरचनाएं बनती हैं वो किस अवस्था में बनती हैं, ये बनती हैं जो नदी है अपनी युवावस्था में इन स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, ठीक है। ये हमें साथ में याद रखना है। गोर्ज और एक और आता है कैनियन, ठीक है। तो जो ये स्थलाकृतियां हैं इनको हम जो क्लास 11th की जो दूसरी बुक है भारत भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें हम एक एक को देखेंगे कि ये स्थलाकृतियां नदी किस प्रकार से बनाती है, ठीक है। फिर है मैदानी भागों में प्रवेश करने पर, ये तो कहाँ हो जाएगा, ये जो पर्वतीय क्षेत्रों में जहां से नदियां उतर रही होती हैं वहां पर ये वाली स्थलाकृतियों का निर्माण करेंगी। उसके बाद में है कि मैदानी भागों में प्रवेश करने पर यानी प्रौढ़ावस्था में हिमालयी अपोहा तंत्र की नदियां निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो अभी किसका निर्माण कर रही थी, मतलब जहां से नदियां निकल रही वहां अपर्दन की क्रिया के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण कर रही थी। जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में आएंगी नदियों का जो ढाल है वो कम होगा तो निक्षेपण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी और उससे अलग अलग आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। जैसे नदी कहाँ से, ये पर्वत है, ठीक है, ये अपना हिमालय है और यहाँ से नदियां प्रवाहित हो रही हैं। तो यहाँ से प्रवाहित होते टाइम तो गोर्ज, कैनियन, छिप्रिकाएं, जलप्रपात आदि का निर्माण करती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैदानी भागों में आएंगी, जैसे ही मैदानी भागों में आएंगी तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ढाल मंद होने की वजह से जो अपने साथ यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर चट्टाने काट कर लेके आती हैं, जो भी अवसाद लेके आती हैं उनका यहाँ पर निक्षेपण करना शुरू कर देती हैं, जिससे हमें अलग अलग स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। इसमें हो जाएगा, पहला है जैसे समतल घाटियां, ठीक है। दूसरा है गोखुर झील,
तीसरा है बाढ़कृत मैदान, एक है गुम्फित वाहिकाएं और एक है डेल्टा। ये किस अवस्था में बनाती हैं? ये बनाती हैं प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, ये सब अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर हम इस कलाकृतियों को पढ़ते हैं अलग से तो ये थोड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं उसमें। ठीक है, हिमालय अपोहा तंत्र की नदियां। तो हिमालय अपोहा तंत्र है, उसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी है जो है, इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी सिंधु नदी की? देखो, लंबाई मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि आजकल फिर से नदियों की लंबाई पूछने लगे हैं, इसलिए जो मुख्य मुख्य नदियां हैं सिर्फ उन्हीं की लंबाई मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो दो चार नदियों की लंबाई यहाँ पर दी हुई है, उनको आप एक बार थोड़ा सा देख लेना। तो जो सिंधु नदी है उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 2880, 2880 किलोमीटर। ये भारत में इसकी ये तो टोटल लंबाई है। जहां से सिंधु नदी निकलती है वहां से लेकर के, मतलब जो कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी से जहां से निकलती है वहां से और जहां अपना जल विसर्जित करती है वहां तक इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में भारत में कुल लंबाई पूछिए तो वो हो जाएगी 1114 किलोमीटर। ये है अपने भारत में। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इनका उद्गम स्थान। एक साइड नदियां दे दी जाएंगी और दूसरी साइड उनके उद्गम स्थल दे दिए जाएंगे। फिर मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई कौन सी नदी किस स्थान से निकलती है। इसलिए हमें जो भी नदी हम पढ़ रहे हैं उन सब का हमें उद्गम स्थल जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, एक एक नदी का भी पूछ लिया जाता है। तो जो अपनी सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल कैलाश श्रेणी में स्थित बोखरचू हिमनद। ठीक है, ये हिमनद हमें याद रखना है, तिब्बती क्षेत्र से निकलती है। तो जो सिंधु नदी है वो, जैसे ये अपना क्या है, ठीक है, इधर इधर क्या है, यहाँ है कैलाश श्रेणी, यहाँ क्या है, यहाँ है कैलाश श्रेणी, और वहां से ये कहाँ निकलेगी, यहाँ से ये निकलेगी बोकर जो एक ग्लेशियर है यहाँ पर, वहां से जो है सिंधु नदी निकलती है। और कौन कौन सी श्रेणियों से होकर अपने मतलब किस स्थान पर भारत में आकर भारत में प्रवेश करती है और किन किन श्रेणियों के बीच में से होकर ये प्रवाहित होती है, ये हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है याद रखना वो है यहाँ पर भोकर जो हिमनद से ये निकलती है। भारत में हिमालय की नदियों में यह सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे पश्चिमी नदी है। कौन सी नदी सबसे पश्चिमी है? ये हो जाएगी अपनी भारत में प्रवाहित होने वाली जो हिमालयी नदियां हैं। क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि भारत में प्रवाहित होने वाली हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? तो अपनी सिंधु नदी हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि तिब्बत में इसको सिंगी खबान या शेरमुख कहते हैं। ठीक है, तिब्बत में जो सिंधु नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खबान और शेरमुख के नाम से जाना जाता है। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। यह नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। जैसे इस डायग्राम में हमने देखा था कि जो अपना जैसे यहाँ कौन सा वो है, ये है लद्दाख। ठीक है, कराकोरम सबसे ऊपर है, कराकोरम, फिर आ जाएगा लद्दाख और फिर आ जाएगा जास्कर। ठीक है, तो ये क्या है, ये मान लो ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना है। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये अपना भारत है। ठीक है, ये अपने भारत का शीर्ष है। ठीक है, यहां से निकलती है, भोकरचू ग्लेशियर से निकलेगी अपनी जो है सिंधु नदी। ये है सिंधु नदी। ठीक है, और ये किस किस श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है? जैसे सबसे ऊपर हम सभी जानते हैं, सबसे ऊपर है
सबसे ऊपर यहां हो जाएगी कराकोरम, ठीक है। उसके बाद में है लद्दाख, फिर यहाँ है, मतलब ये थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ नहीं है इनकी, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये वैसे नदी अपनी यहाँ से थोड़ा ऊपर से प्रवाहित हो रही है, बस समझाने के लिए, ठीक है। जैसे ये कौन सी हो जाएंगी अपनी, ठीक है, ये हो जाएगी कराकोरम। सबसे पहले है कराकोरम, इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये है फिर लद्दाख, और ये वाली है जास्कर, जास्कर। तो जो अपनी ये नदी है, नदी किस किस के बीच में प्रवाहित हो रही है, ये जो सिंधु नदी है ये प्रवाहित हो रही है लद्दाख और जास्कर के बीच से, ठीक है। तो इन दो श्रेणियों को आपको यहाँ पर याद रखना है, और इनका क्रम भी याद रखना है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यह नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य से प्रवाहित होती है, ये हमने अब डायग्राम के माध्यम से देख लिया है, ठीक है। उसके बाद में है कि सिंधु नदी की हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से 3 नदियां दी हुई थी और एक दूसरी नदी का नाम दिया हुआ था, इसलिए आपको इनकी सहायक नदियों के नाम याद होना चाहिए। एक है शौक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और द्रास, ठीक है। तो ये जो कौन कौन सी नदियां एक बार फिर से देख लेते हैं, शौक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और द्रास, ठीक है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कि जो सिंधु नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो कि सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं। तो कौन सी नदियां हो जाएंगी, और ये इसके दाहिने तट पे मिलती हैं। काबुल है, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, और ये सभी की सभी नदियां कहां से निकलेंगी, सुलेमान श्रेणी से, ठीक है। और ये इसके दाहिने तट पे मिलने वाली है, जैसे ये सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये हो गया इसका दाहिना तट। तो जो दाहिने तट से मिलने वाली नदियां हैं वो कौन सी श्रेणी से निकलेंगी, ये निकलेंगी सुलेमान श्रेणी से। और कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो जाएंगी, ठीक है। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट, मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। तो पंचनद में कौन कौन सी नदियां आएंगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पंच नदियां हैं, और इनका जल प्राप्त कहाँ होता है, मिथनकोट के पास में। सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जल गिराती है। तो सिंधु नदी है वो अपने जल का जो अपना जल है उसका विसर्जन कहाँ करेगी, ये करेगी अरब सागर में। नेक्स्ट है सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां। तो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी झेलम नदी। झेलम का उद्गम कहां से होता है, पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वैरीनाग झरने से। फिर से बता देती हूँ कि इनका जो उद्गम स्थान है वो हमें याद रखना है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, जो पीर पंजाल श्रेणी है उसकी वैरीनाग झरने से कौन सी निकलेगी, झेलम नदी। यह नदी श्रीनगर वुलर झील से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि जो श्रीनगर है उसमें कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, वो है मतलब श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, वो झेलम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और कौन सी झील से प्रवाहित होती है, वुलर झील से, ठीक है। ये दो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसकी प्रमुख सहायक नदी है चिनाब नदी, ठीक है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी चिनाब नदी। भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1180 किलोमीटर, ठीक है। इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये जो है दो जल धाराओं से मिलकर बनी होती है, एक तो है चंद्र और एक है भागा, ठीक है, भागा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चंद्रभागा।
फिर है ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं। जैसे ये जो चिनाब नदी है, जो दो जल धाराओं से मिलकर बनी हुई होती है, एक है चंद्र, एक है भागा। ठीक है, तो ये जो दोनों जल धाराएं हैं जहां मिलती हैं वो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तांडी, केलांग के निकट तांडी। और इसके बाद में इसका नाम क्या होगा? चंद्रभागा, चंद्रभागा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रावी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों से रोहतांग दर्रे के पश्चिम से ये निकलती है। ठीक है, कहां से? हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियां, ये याद रखना है, कुल्लू पहाड़ी और रोहतांग दर्रे के पश्चिम से ये नदी रावी नदी का उद्गम होता है। यह हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। तो एक दो घाटियों के नाम और आगे आएंगे कि कौन सी नदी कौन सी घाटी में प्रवाहित होती है, यह हमें याद रखना है। जो रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी है व्यास नदी। ठीक है, उद्गम कहां से हो रहा है इसका? रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे के निकट से व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। जो व्यास नदी है उसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास में एक कुंड है, व्यास कुंड, जहां से इसका उद्गम होता है। ये तो इसी के नाम पर है, इजी भी है। ठीक है, यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। जिस प्रकार से अभी हमने देखा जो रावी नदी है वो चंबा घाटी से प्रवाहित होती है, उसी प्रकार से व्यास नदी कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। व्यास नदी पंजाब के मैदान में हरिके के पास सतलज नदी में मिल जाती है। यानी जो व्यास नदी है उसका जो पंच नदियां हैं, सिंधु की जो पंच नदियां हैं, उनमें जो व्यास नदी है उसका उद्गम भी भारत में होता है और उसका विलय जो सतलज नदी है उसका विलय भी उसी में होता है। मतलब भारत में ही उद्गम होता है और भारत में इसका विलय होता है। फिर है सतलज नदी। ठीक है, उद्गम कहां से होगा? तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से। तो जो सतलज नदी है उसका उद्गम कहां से है? मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से इसका उद्गम है। तिब्बत में इसको लोंगचेन खबाम के नाम से जाना जाता है, लोंगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। जैसे सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना गया था? सेरमुख के नाम से, वैसे ही जो सतलज नदी है उसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? लोंगचेन खबाब के नाम से। और इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको भी तिब्बत में अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिला दर्रे से प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, या फिर जो सतलज नदी है वो जो हिमालय पर्वत से निकलने के बाद किस दर्रे से होकर प्रवाहित होती है? तो वो कौन से दर्रे से हो जाएगी? सिपकिला दर्रे से। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। तो पूर्ववर्ती नदियां कौन सी होती हैं ये हमें एक बार देख लेना है। एक पूर्ववर्ती होती है, एक अपवर्ती होती है। तो पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हो जाएंगी? जो ढाल का अनुसरण करती हैं वो पूर्ववर्ती नदियां हो जाती हैं। और अब एक बार देख लेते हैं इनको। ठीक है, एक है पूर्ववर्ती नदी। तो पूर्ववर्ती नदी कौन सी हो जाती हैं? जो बहुत वर्षों से, कई वर्षों से वहीं उसी स्थान पे बह रही है। जैसे अपना जो हिमालयी क्षेत्र है जहाँ जो नदियां बह रही थी, जहां से पहले जिनका उद्गम हुआ था, तब से वो नदियां उसी दिशा में, उसी रास्ते पे प्रवाहित हो रही हैं। जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हुआ, फिर भी वो नदियां उन हिमालयों को काटती हुई, उनका अपरदन करती हुई उसी दिशा में अपने मार्ग का अनुसरण कर रही हैं, उसी ढाल पे प्रवाहित हो रही हैं जहां वो पहले हो रही थी। तो ठीक है, पूर्ववर्ती नदियां क्या करती हैं? ये ढाल का अनुसरण करती हैं, ढाल का अनुसरण करती हैं। एक है अपवर्ती नदियां, अपवर्ती नदी। तो अपवर्ती नदी कौन सी हो जाएंगी? वे नदियां जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, ढाल का अनुसरण नहीं करती। ठीक है, और एक और नदी हम पढ़ेंगे, अध्यारोपित नदी। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें प्रवाहित होने वाली नदियां जो हैं अध्यारोपित नदियों का एग्जाम्पल है, वो भी हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है या नहीं है? तो जो हिमालयी नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदियों का एग्जाम्पल है। इस नदी पर यानी सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किया गया है।
तो किस नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किया गया है? ये किया गया है सतलज नदी पे। पंचनद में से झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, ये जो 4 नदियां हैं, इनका उद्गम भारत में हुआ है और जो सतलज नदी है उसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर से हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो नदी तंत्र है वो है अपना गंगा नदी तंत्र। तो जो गंगा नदी है उसका जो उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री जो हिमनद है वहां से इसका उद्गम हमें देखने को मिलता है। यानी उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 25-25। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो गंगा नदी है उसकी लंबाई कितनी है? ये है 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि ये भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती है। तो कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाएगी? गंगा नदी। ये वाले क्वेश्चन कथन कारण में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे गंगा नदी के बारे में कि इनका दे दिया जाएगा कि जो ये है अ, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। एक कथन ये बना दिया जाएगा, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती है। इस टाइप से मतलब क्वेश्चन को घुमा के भी बनाया जा सकता है। तो ये दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र नहीं बनाती, ये सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती है भारत का। और इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है, मतलब कौन कौन से स्टेट में इसकी सर्वाधिक लंबाई हो जाएगी? सबसे ज्यादा जो लंबा मार्ग तय करती है वो है अपने उत्तर प्रदेश का, उसके बाद में है पश्चिमी बंगाल का, फिर है बिहार का और उसके बाद में हो जाएगा उत्तराखंड का। तो इनका क्रम लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा जो अफवाह क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जो लंबा मार्ग तय करेगी वो करेगी यूपी का, फिर उसके बाद में आ जाएगा वेस्ट बंगाल का, ठीक है, फिर है बिहार का और उसके बाद में है उत्तराखंड का। जहां से ये नदी निकलती है वहां पर अपना सबसे छोटा मार्ग तय करती है। ठीक है, तो इसका क्रम ये हो जाएगा। उत्तराखंड में यह नदी भागीरथ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड में किस नाम से जानी जाएगी? ये जानी जाएगी भागीरथ के नाम से। देवप्रयाग में भागीरथ अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। ठीक है, अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से हुआ है। तो जो देवप्रयाग है उसमें जब भागीरथी नदी अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसको कह दिया जाता है देवप्रयाग। और उसके बाद में जब अलकनंदा में भागीरथी नदी आकर मिलती है उसके बाद नदी प्रवाहित होती है उसको कह दिया जाता है, उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, और जो अलकनंदा है उसका उद्गम कहाँ से होगा? बद्रीनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर है सतोपंथ हिमनद, जहां से जो अलकनंदा नदी है इसका उद्गम होता है। फिर अलकनंदा नदी धौली और विष्णु गंगा दो धाराओं से मिलकर बनती है। जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में ये मिलती है। इसको एक बार डायग्राम के माध्यम से भी आगे देख लेंगे। ठीक है, अलकनंदा से पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा से मंदाकिनी या काली गंगा रुद्रप्रयाग में मिलती है और गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। तो इसको एक बार एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, दो जल धाराएं हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो है धौली गंगा, एक है धौली गंगा, ठीक है, एक है विष्णु नदी। तो जहां पर ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं वो वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? इसको कह दिया जाता है जोशीमठ। जोशीमठ या फिर इसको कह दिया जाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसके बाद में जब धौली गंगा और विष्णु नदी एक दूसरे से मिलती हैं जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में, इसके बाद में ये जो नदी है वो क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी अलकनंदा। ठीक है, इसके बाद ये नदी क्या कहलाएगी? इसके बाद कहलाएगी अलकनंदा। अलकनंदा नदी, ठीक है। और जब अलकनंदा में कौन सी नदी आकर के मिलती है? पिंडार नदी। पिंडार नदी, तो पिंडार नदी किस स्थान पर आके मिलेगी? जिस स्थान पर आके मिलती है उसको कहा जाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग,
ठीक है। इसके बाद में भी ये अलकनंदा नदी आगे प्रवाहित होती है अलकनंदा के नाम से ही। जब इसमें एक नदी आकर के मिलती है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी, या फिर इसको कह दिया जाता है काली गंगा, काली गंगा। तो जिस स्थान पर अलकनंदा नदी में, ये अलकनंदा ही प्रवाहित हो रही है, जिस स्थान पर अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है उस स्थान को कह दिया जाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये कौन सा स्थान है? ये है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है। इसके बाद में भी ये नदी अलकनंदा के नाम से ही प्रवाहित हो रही होती है। और जब अलकनंदा में कौन सी नदी आकर के मिलेगी? अलकनंदा में भागीरथी नदी आकर के मिलेगी। ठीक है, ये कौन सी नदी है? ये है भागीरथी नदी। जो उत्तराखंड है उसमें गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये वाली कौन सी नदी है? भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी जिस स्थान पर अलकनंदा में मिलती है उस क्षेत्र को कह दिया जाता है देवप्रयाग। ये कौन सा है? देवप्रयाग। ठीक है। इसके बाद में जब अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी मिलती है उसके बाद ये कहलाती है गंगा नदी। ये किस नाम से जानी जाती है? इसके बाद में ये जानी जाएगी गंगा नदी के नाम से, गंगा नदी। ठीक है, यानी देवप्रयाग के बाद में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी मिलने के बाद गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में जो ये गंगा नदी है वो मैदान में कहाँ प्रवेश करती है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये करती है हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में मैदान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए और साथ साथ में इनके कौन से मतलब प्रयाग कौन सी नदी कहाँ पर आके मिल रही है ये भी हमें याद होना चाहिए। और अभी एक एग्जाम हुआ था शायद केवीएस का ही हुआ था, उसमें ये था कि जहाँ पर नदियां आकर के मिलती हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है, मतलब उत्तराखंड में, तो उनको मतलब वहां पर नाम दिया हुआ था प्रयाग, प्रयास, पता नहीं इसी से रिलेटेड और भी नाम दिए हुए थे। यानी एक सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लिया था तो उनको प्रयाग कहा जाता है। जो नदी संगम है उनको प्रयाग कहा जाता है। एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं कि जहां पर धौली गंगा और विष्णु नदी दो जलधाराएं मिलकर के अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं और जिस स्थान पर ये दोनों जलधाराएं मिलेंगी वो है जोशीमठ या विष्णु प्रयाग। अलकनंदा नदी में जहां पर पिंडार आके मिलती है वो है कर्ण प्रयाग। ठीक है, और जब अलकनंदा नदी में मंदाकिनी या काली गंगा जिस स्थान पर आकर के मिलती है उसको कह दिया जाता है रुद्रप्रयाग। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा था एक बार कि जिस स्थान पर जो मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है वो वाला स्थान कौन सा है? वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। फिर इसके बाद में जब अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी आकर के मिलती है वो मिलती है देवप्रयाग में। तो उसके बाद में जो है ये अलकनंदा नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है और फिर हरिद्वार में मैदान में प्रवेश कर जाती है। तो ये वाला डायग्राम आप अच्छे से अपनी नोटबुक में उतार लेना और ये कौन कौन से प्रयाग हैं, कहाँ पे नदियां मिल रही हैं, ये भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, अंत में गंगा नदी भागीरथी और पद्मा दो जल धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, जब नदी मतलब अपना जल विसर्जित करती है उससे पहले दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक है भागीरथी और एक है पद्मा। सोन नदी दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। तो जो सोन नदी है गंगा नदी की प्रमुख नदी है, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली प्रमुख सहायक नदी है सोन नदी। और ये कहाँ मिलती है? ये दाहिने किनारे पे। जैसे ये गंगा प्रवाहित हो रही है, ये हो गया इसका बायां किनारा और ये हो गया दाहिना किनारा। तो इधर से कौन सी नदी जा रही है? ये जा रही है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां, यानी इस तट पे ये हो गया इसका बायां तट है। तो बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो सबसे पहले कौन सी मिलेगी इसमें आकर के? सबसे पहले इसमें मिलेगी रामगंगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे रामगंगा। चलो अलग पेन से लिख लेते हैं इसको। ये कौन सी है? ये तो है गंगा नदी, अपनी गंगा नदी।
ये है रामगंगा, ठीक है। उसके बाद में मिलेगी गोमती, ये है गोमती, ठीक है। ये नदियां हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो इसके बाएं तट पर मिल रही है। फिर है घाघरा, ये है घाघरा, ये है गंडक, ठीक है। और इसके बाद में कौन सी हो जाएगी, कोसी और महानंदा। इसके बाद में ये आ रही है यहां से कोसी और ये है महानंदा, ठीक है। ये हो जाएगी कोसी और ये वाली जो नदी है ये है महानंदा, महानंदा, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो गंगा नदी है उसके पूर्व में यानी एकदम पूर्व में मिलने वाली नदी सहायक नदी कौन सी है, वो है महानंदा। और ये जो गंगा नदी है ये सोन नदी है, ये इसके दाहिने तट पे यानी राइट हैंड पे मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। और जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये है इसके बाएं तट पे मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। तो इसका ये डायग्राम हमें इस तरीके से याद होना चाहिए। जब भी आप नदियों को पढ़ो तो इस तरीके से एक रफली डायग्राम बना लिया करो, जिससे आपको एक दिमाग में इसका मैप रह जाता है कि हाँ कौन कौन सी नदी कहाँ से आकर के मिल रही है। सागर द्वीप के निकट यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ जो सागर द्वीप है उसके निकट जो गंगा नदी है वो कहाँ गिरती है, वो गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। फिर है नमामि गंगे परियोजना, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए मैंने इसको डाला है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने आपको पीवाईक्यूज करवाए थे उसमें भी ये बताया था, ठीक है। उसमें से मतलब इसमें से 3 जो इसके प्रमुख जो स्तंभ है 3 दिए हुए थे और एक अलग दिया हुआ था, उसको उसमें क्वेश्चन आंसर मानना था। तो जो नमामि गंगे परियोजना है ये जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की गई थी। सबसे पहले हमें याद रखना है ये जून 2014 में केंद्र सरकार की परियोजना है नमामि गंगे। तो नमामि गंगे मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो गंगा नदी है उसके संरक्षण के लिए और उसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये परियोजना चलाई गई थी। यानी इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, ठीक है, और इसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना। ये तो ठीक है। क्वेश्चन कहां से पूछा था, क्वेश्चन पूछा था यहां से, यानी इसके मुख्य स्तंभ कौन से हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा था। आपको ये सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है, सारे के सारे याद होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था क्या है, मतलब क्या नहीं है। सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था जो इसके प्रमुख स्तंभ है, नदी किनारों का विकास, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अवशिष्ट निगरानी और है गंगा ग्राम। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये जो 8 इसके मुख्य कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमें यहाँ पर याद होने चाहिए। अभी याद करो, फटाफट याद करो कौन कौन सा है। सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, नदी किनारे जो नदी के किनारे हैं उनका विकास, नदी की जो सतह है उसकी सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अवशिष्ट निगरानी और गंगा ग्राम, ठीक है। ये इनको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सबसे प्रमुख सहायक नदी है इसकी यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद से। और यमुनोत्री हिमनद कहाँ है, ये जो है हिमाचल हिमालय में बंदरपुत्र श्रेणी से निकलती है। ये भी आप एक बार नोट कर लेना इसको, जो हिमाचल हिमालय है, हिमाचल हिमाचल हिमालय के बंदरपुत्र श्रेणी से, बंदर पुछ बंदरपुत्र श्रेणी में एक ग्लेशियर है यमुनोत्री हिमनद, ठीक है। ये एक यमुनोत्री हिमनद है बंदरपुत्र श्रेणी में, जहां से ये यमुना नदी निकलती है। यह गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। देखो जिस प्रकार से अभी एक क्वेश्चन हमने देखा था, मतलब जो हिमालयी नदी तंत्र है उसमें सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो उसमें था अपना सिंधु नदी। इसमें पूछा है कि जो गंगा नदी है उसकी सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी ये नदी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी यमुना नदी, ठीक है।
सबसे पश्चिमी है और सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये जो गंगा नदी है उससे कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी प्रयागराज में, गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, तो ये वाला भी हमें याद रखना है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली व इसके दाहिने तट पे मिलने वाली सहायक नदियां, दाहिने तट पे अभी हमने जो देखी थी, रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, ठीक है, महानंदा, ये सब कहाँ से निकल रही थी? ये मिल रही थी इसके बाएं तट पे, बाएं तट पे। और दाहिने तट पे कौन कौन सी मिलेंगी? एक तो सोन हमने देखी थी, ठीक है, चंबल है, सिंध, बेतवा और केन। तो जैसे ऐसे नदी प्रवाहित हो रही है, यहां से हमने देखा था रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये थी इसके बाएं तट की नदियां। इसमें पूछा है कि जो दाहिना तट है, ये तो हो गई बाएं तट की नदियां, बाएं तट की नदियां। अब दाहिने तट से मिलेंगी जो है सोन मिलेगी एक तो, ठीक है, जो हमने लास्ट में देखी थी। एक मतलब पहले चंबल है, सोन, फिर सिंध है, बेतवा है और केन है। तो इस प्रकार से दाहिने तट की नदियां हो जाएंगी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां और कौन सी हो गई इसके बाएं तट पे मिलने वाली, मतलब ऊपर से, ये है हिंडन, रिंद और सेंगर। ठीक है, ये भी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो जाएंगी। और वरुणा, सॉरी सॉरी, वो मतलब जो मैंने बताई थी रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, ये है उसकी गंगा नदी की, और हम यहाँ पढ़ रहे हैं यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी। तो यमुना नदी है उसके जो मतलब दाहिने तट पे मिलने वाली कौन सी नदियां हो जाएंगी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, और बाएं तट पे कौन सी मिलेंगी? बाएं तट पे मिलेंगी हिंडन, रिंद और सेंगर और वरुणा, ये इसके बाएं तट पे मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, फिर है चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होगा? इसका उद्गम होगा मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है, वहां पर है महू। ठीक है, महू की पहाड़ियां, वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में कोटा में इस नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, चंबल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? गांधी सागर। और कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है कोटा में। चंबल अपनी उत्खात भूमि के लिए, भूमि वाली आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड़, रेवाइन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो चंबल नदी है वो अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, और जिसको क्या कहा जाता है? चंबल खड कहा जाता है। जैसे जहां से नदी प्रवाहित हो रही होती है, तो मतलब अपर्दन के द्वारा बहुत सारे गड्ढों का निर्माण कर देती है, मतलब अपर्दन की क्रिया के द्वारा बहुत सारी उबड़ खाबड़ जगह हमें वहां पर देखने को मिलती है। गंडक नदी, ठीक है, तो यह काली गंडक और त्रिशूल गंगा दो धाराओं से मिलकर बनती है। यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा नदी के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है यहाँ पर कि जो गंगा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगी गंगा नदी की सहायक नदी है गंडक। बस इतना ही याद रखना है, ये छोड़ देना वाले ही। ठीक है, फिर है घाघरा। तो घाघरा का कहां से होगा? इसका उद्गम है मापचा चुंगो हिमनद से। तो ये आपको याद रखना है, और ये नदी भी इंपॉर्टेंट है, जो घाघरा नदी है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ये किस कहां से निकलती है। तो जो ये हिमनद है वो हमें याद रखना है, मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है घाघरा नदी। इसकी जो प्रमुख नदियां, सहायक नदियां हैं, वो है तिल्ला, सेती और बेरी। ठीक है, ये तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं, तिल्ला, सेती और बेरी। छपरा में यह गंगा नदी से मिल जाती है। तो हमें इसका प्रमुख जो याद रखने वाली बात है वो है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। नेक्स्ट है कोसी नदी। ठीक है, तो ये चीज तो आप सभी जानते हो, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कोसी नदी पर्वतीय क्षेत्रों से निकल रही होती है, अपने मार्ग में मतलब निकलते टाइम क्या होता है कि वहां से बहुत सारे अवसाद अपने साथ लेकर के आती है, और वो अवसाद नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, और उसी से हमें बिहार में बाढ़ देखने को मिलती है। तो इसका उद्गम कहाँ से होगा? जो कोसी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होगा? तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर से। ठीक है, यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी हिमालय से निकलने वाली लगभग सभी नदियां पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आजकल तो शायद इतने इजी क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर है रामगंगा। तो रामगंगा कहाँ से निकलती है? ये गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है।
ठीक है, उत्तराखंड में जो गढ़वाल की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है रामगंगा नदी। ये जो कोसी नदी, रामगंगा नदी, ये किसकी सहायक नदियां पढ़ रहे हैं हम? ये पढ़ रहे हैं हम गंगा नदी की सहायक नदियां। ठीक है, फिर है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है कमारपेट पहाड़ियों से, और ये पहाड़ियां कहाँ हैं? ये हैं झारखंड में। तो ये वाली नदी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह नदी हुगली में गिरती है। ठीक है, देखो ये जैसे दामोदर नदी है, दामोदर खुद हुगली में गिरती है, और जो दामोदर की सहायक नदी है वो है बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी दामोदर की सहायक है, और हुगली नदी की सहायक कौन सी हो गई? वो हो गई अपनी दामोदर नदी। ठीक है, जैसे ये दामोदर नदी प्रवाहित हो रही है झारखंड से, यहां से निकलती है। ठीक है, ये दामोदर है, दामोदर खुद किस में जाकर के गिरेगी? ये है हुगली नदी, हुगली नदी। लेकिन इसमें जो आकर के मिल रही है वो कौन सी है? बराकर नदी। ठीक है, ऐसे। बंगाल का शोक, जो दामोदर नदी है उसको कुछ टाइम पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इस पे एक परियोजना चलाई गई है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई है, जिसके बाद से इससे होने वाले नुकसान को जो है वश में कर लिया गया है। और ये वाली जो परियोजना कब चलाई गई थी? 7 जुलाई 1948 को। ठीक है, फिर है शारदा या सरयू नदी। तो ये वाली नदी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है। शारदा या सरयू नदी ये कहाँ से निकलती है? ये नेपाल हिमालय का एक ग्लेशियर है, मिलान ग्लेशियर, जहां से ये निकलती है। ठीक है, तो मैं फिर से बोलती हूँ कि जो इनके ग्लेशियर दिए हुए हैं, कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, उद्गम नेपाल हिमालय से। ठीक है, नेपाल हिमालय के मिलान हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? शारदा, या इसको सरयू नदी भी कहा जाता है। नेपाल में इसको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। देखो, नेपाल में इसको अलग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? शारदा या सरयू नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर है, यह है भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई जहां इसे काली या फिर चाई कहा जाता है। अंत में इसको अंत में जो है ये घाघरा नदी में मिल जाती है। तो ये क्या है? जैसे ये क्या है? नेपाल हिमालय। ये मान लो नेपाल हिमालय, और यहाँ पर एक ग्लेशियर है, मिलान ग्लेशियर, मिलान हिमनद। ठीक है, यहां से एक नदी प्रवाहित हो रही है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ हो गया, ये मान लो ये है नेपाल और ये है इंडिया। तो इसके, हाँ, और यहाँ से कौन सी इसको, ये है शारदा या सरयू नदी, शारदा या सरयू नदी। और इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? शारदा सरयू को गौरी गंगा के नाम से, गौरी गंगा के नाम से। ठीक है, और ये जो नदी है ये भारत और नेपाल बॉर्डर पर प्रवाहित होती है। ये वाला क्वेश्चन इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी नदी जो है भारत और नेपाल के बॉर्डर को के साथ साथ प्रवाहित होती है, वो है शारदा या सरयू नदी। नेपाल में इसको गौरी गंगा कहा जाता है। ठीक है, और जहां से ये नेपाल और भारत बॉर्डर पे प्रवाहित होती है, उस जगह पे इसको कहा जाता है काली या चाइक। इसको क्या कहा जाता है? एक बार ये विवाद में भी आई थी और आती भी रहती है बीच बीच में, काली या चाइक, चाइक। ठीक है, और फिर उसके बाद में जाकर के किस में मिल जाएगी? ये मिल जाएगी गंडक में। ठीक है, घाघरा में। किस नदी में मिल जाएगी? ये जाकर के मिल जाएगी घाघरा नदी में। तो जो शारदा या सरयू नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ये घाघरा की सहायक नदी है। फिर है महानंदा। तो महानंदा कहाँ से निकलती है? ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, पश्चिमी बंगाल में। यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। यह अभी हमने देखा था जब गंगा की हम सहायक नदियां पढ़ रहे थे, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तब मैंने कहा था कि जो अपनी महानंदा नदी है वो गंगा नदी में मिलने वाली सबसे पूर्व की नदी है। ठीक है, सबसे अंतिम सहायक नदी है, गंगा तट पर बाएं तट पर मिलने वाली। सोन नदी, यह इसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार से मिलने वाली नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है,
ब्रह्मपुत्र नदी यह कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग, ये वाला हमें याद रखना है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, ये निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो। देखो अलग अलग नामों से, अलग अलग जगह अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। जैसे जो अपनी सिंधु नदी थी उसको अलग नाम से जाना गया था तिब्बत में, और जो सतलज नदी है उसको अलग नाम से जाना गया था, और ये जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है इसको भी अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इनको एक जगह पे लिख लेना कि कौन सी नदी को किस स्थान पर किस नाम से जाना जाता है, और साथ में ये भी लिख लेना कि कौन सी नदी किस ग्लेशियर से निकल रही है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो जो तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है सांगपो नदी के नाम से। नामचा बरवा के निकट यह गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। और देखो जैसे ये निकलती है कहाँ से, ये मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील, जैसे ये कोई मानसरोवर, ये मानसरोवर झील है और इसके पास में एक ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग, जहां से क्या निकलती है, जहां से ये नदी निकल रही होती है। जैसे ये अपना क्या है, ये है अपना भारत। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी भारत है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत है। तो इसमें जो ये क्या है, ये है अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये जो प्रवेश करती है, ये प्रवेश करती है सबसे पहले कहाँ करेगी, ये करेगी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। और कहाँ प्रवेश करती है, ये करती है यहाँ पर एक वो है गोर्ज है, मतलब जिसको कह दिया दर्रा, नामचा दर्रे से। ठीक है, नामचा, नामचा बरवा एक दर्रा है जहां से ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो नामचा बरवा के निकट यह गहरे महाखंड का निर्माण करती है, यानी एक दर्रा बनाती है, उसमें से ये प्रवाहित होकर अपने इंडिया में प्रवेश करती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, ये हमने देख लिया है। बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग, सिकांग, लोहित। ठीक है, और इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। जैसे ये नदी आ रही है तो इसके जो बायां तट है, ठीक है, ये हो गया इसका दाहिना तट, और ये हो गया इसका बायां तट। बायां तट कौन सा हो जाएगा, बायां तट हो जाएगा ये वाला। तो इसमें जो नदियां आकर के मिलती हैं, कौन सी, दिबांग, या इसको सिकांग भी कह दिया जाता है, और एक लोहित। दिबांग, सिकांग और लोहित। फिर उसके बाद में ये जो दो नदियां मिल जाएंगी, उसके बाद में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यहाँ से कौन सी मिलेंगे, यहाँ इसको एक तो कह दिया जाएगा दिबांग, या इसी का दूसरा नाम है सिकांग, और एक है लोहित। लोहित, इन दोनों नदियों के मिलने के बाद ये किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। बाएं तट पर प्रमुख सहायक नदियां हैं बूढ़ी दिहांग और धनसिरी। ठीक है, धनसिरी, धनसिरी और बूढ़ी दिहांग, ये है इसके बाएं तट पर मिलने वाली। फिर है दाएं तट पर की प्रमुख सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस। तो यहाँ पर इन नदियों में ये हमें बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि बाएं तट पे कौन सी नदियां मिलती हैं और दाहिने तट पे कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं। ठीक है, और हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी की एक और विशेषता है कि इसके जो मार्ग में एक द्वीप का निर्माण करती है, जिसको कहा जाता है माजुली द्वीप। यह एशिया का माजुली द्वीप, माजुली द्वीप एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है, ये बनाती है अपनी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका नाम है माजुली द्वीप। फिर है सुबनसिरी नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी अभी हमने देखा था, सुबनसिरी इसके दाहिने तट पे मिलने वाली सहायक नदी है, यानी यहाँ से ऊपर से आके मिलती है। ठीक है, तो सुबनसिरी का कहाँ से होगा, सुबनसिरी का उद्गम तिब्बत से है, और यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। ये भी हमने देखा था, पूर्ववर्ती और अपवर्ती नदियां कौन सी होती हैं, हिमालय से निकलने वाली लगभग सभी नदियां पूर्ववर्ती का एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये सुबनसिरी है, इसके बारे में सिर्फ ये दो ही बातें हैं। फिर है ब्रह्मपुत्र के बारे में कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। ठीक है, तीस्ता नदी कहाँ से मिलती है, जैसे हमने अभी देखा था, जैसे तीस्ता यहाँ से आएगी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और जमुना के नाम से ये गिर गई इसमें बांग्लादेश में, ये है बांग्लादेश। ठीक है, और इससे जब तीस्ता नदी कहाँ आकर मिलेगी, ये इसका कौन सा राइट हैंड है, मतलब दाहिने तट पे आकर के मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पद्मा के नाम से, पद्मा कौन सी है, मतलब अंत में किस नाम से गिरेगी, पद्मा के नाम से। बंगाल की जो बांग्लादेश है उसमें तो जाना जाता है इसको जमुना के नाम से, और जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसका नाम तब क्या होता है, पद्मा। ये भी हमें याद रखना है। अब हमारा जो हिमालयी अपवाह तंत्र था वो कंप्लीट होता है और अब हम पढ़ने वाले हैं जो अपना प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है उसके बारे में। ठीक है, तो हिमालयी अपवाह तंत्र की प्रमुख जो सहायक नदियां थी, प्रमुख नदियां थी, सहायक नदियां थी, कहाँ से निकल रही थी, कहाँ अपना जल विसर्जित कर रही थी। ठीक है, ये सब हमने देख ली है। अब हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। ठीक है, वो तो होगा ही, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो हिमालयी क्षेत्र है उससे पुराना है। ठीक है, इसका प्रमाण यहाँ नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से मिलता है। तो इस टाइप के जो कथन कारण वाले क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ से ही बनाए जाते हैं। मैं छोड़ने को इस लाइन को छोड़ सकती थी, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ से कथन वाले क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनेंगे, इसको उल्टा कर दिया जाए कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से नया है, इस तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, कई लोग सोचेंगे कि हाँ हो सकता है, क्योंकि हिमालय में इतने सारे पर्वत पठार, मतलब वो पर्वत हैं, ग्लेशियर हैं, वहां से काफी टाइम से नदियां बह रही होंगी। ऐसा नहीं है, जो प्रायद्वीपीय पठार है उससे नवीन है क्या, हिमालयी पर्वत। तो जो अपवाह तंत्र जो प्रायद्वीपीय तंत्र है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, उसका जो अपवाह तंत्र है वो हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है, ये हमें याद रखना है। और इसके प्रमाण क्या देते हैं, ये क्वेश्चन ये वाला एक कथन में दे देंगे, कारण इसका ये दे देंगे कि यहाँ की नदियां प्रौढ़ा अवस्था और नदी घाटियों को चौड़ा व उथला होने से मिलता है, इसका प्रमाण हमें मिलता है। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा, तापी को छोड़कर अधिकतर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उसकी सभी नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की सभी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं, लगभग नदियां, और अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये है अपना इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से जो पश्चिमी घाट से लगभग नदियां निकलेंगी और अपना जल कहाँ विसर्जित करेंगी, ये करेंगे बंगाल की खाड़ी में। लेकिन दो नदियां हैं, एक तो नर्मदा है और एक तापी है, दो नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं, ये इसका अपवाद हो जाता है प्रायद्वीपीय नदियों का। ठीक है, और ये भी अपना जल इधर क्यों विसर्जित करती है, क्योंकि ये भ्रंश में रिफ्ट घाटियां हैं, ठीक है, भ्रंश में प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का अंग हैं। ये हमने देखा था कि जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि जो गंगा नदी है उसमें मिलने वाली प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती हैं या फिर निकलती हैं। इसलिए हमें याद रखना है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है और सोन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक के बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। ठीक है, जो हिमालयी नदियां हैं वो सुनिश्चित मार्ग पे नहीं चलती, वो विसर्प बनाती हुई चलती हैं। जो वीडियो है उसके लास्ट में हम ये भी देख लेंगे, जो दोनों नदियां हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र और जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, उनमें दोनों में अंतर करके भी देख लेंगे। ठीक है, तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती। विसर्प बनाती हैं हिमालयी नदियां, बारहमासी नहीं होती, ये बारहमासी नहीं होती, ये मौसमी होती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, उसको घुमा दिया गया था, कैसे बना था कि प्रायद्वीपीय नदियां सुनिश्चित मार्ग पे चलती हैं और बारहमासी होती हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बना था। लेकिन ये इसका अपोजिट है, उल्टा है, सुनिश्चित मार्ग पे चलती है, सॉरी, सुनिश्चित मार्ग पे नहीं चलती, ऐसे था। लेकिन क्या होगा, प्रायद्वीपीय नदियां सुनिश्चित मार्ग पे चलती हैं और बारहमासी नहीं होती, ये मौसमी होती हैं, यानी जब बारिश आती है तभी इनमें पानी का प्रवाह ज्यादा देखने को मिलता है।
यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और तापी, ये तो हमने बहुत बार देख लिया, ये इसके अपवाद हैं। फिर हम अब प्रायद्वीप पे जो नदियां हैं उनको एक एक को यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महानदी, तो इसका उद्गम कहाँ से होगा? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से। ठीक है, ये याद रखना है, छत्तीसगढ़ की एक पहाड़ी है जो रायपुर इसका जिला है, वहां पर सिहावा पहाड़ी से महानदी है उसका उद्गम होता है। ठीक है, बांध कौन सा है इस पे? हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। जो हीराकुंड बांध है वो विश्व का सबसे लंबा बांध है। और पूछा जा सकता है कि ये कौन सी नदी पर है, तो ये कौन सी नदी पे हो जाएगा? ये हो जाएगा महानदी पर। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो शायद बुक में तो नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई लगभग जहां तक मैंने देखी है 25.5 किलोमीटर के आसपास में है। फिर है नदी का अपवाह द्रोणी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये नदियों का जो अपवाह द्रोणी मतलब कौन कौन से स्टेट से होकर प्रवाहित होती हैं ये नदियां। मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है और ओडिशा है। सबसे ज्यादा जो अपवाह क्षेत्र है वो है इसका मध्य प्रदेश में, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में और फिर हो जाएगा ओडिशा में। ठीक है, गोदावरी नदी, तो जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होगा? ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? ये होता है महानदी का, सॉरी गोदावरी का। जैसे ये अपना प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, मतलब दक्षिणी जो अपना भारत है, और यहाँ पर है नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में है यहाँ त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियां। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, और यहां से निकलती है गोदावरी। ये कौन सी नदी है? ये है गोदावरी। यहाँ से गोदावरी नदी है, और ये कहाँ पे अपना जल विसर्जित करेगी? ये करेगी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, फिर है सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बनाती है, और इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण, देखो एक तो है दक्षिणी भारत की गंगा, ठीक है, और एक है दक्षिण गंगा, तो ये अलग अलग है। दक्षिण गंगा है, अगर दक्षिण गंगा पूछी जाए तो वो है गोदावरी, और दक्षिणी गंगा पूछी जाए, ठीक है, दक्षिण भारत की दक्षिणी गंगा पूछी जाए तो वो हो जाएगी कावेरी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दक्षिण गंगा है जिसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ये है गोदावरी, और दक्षिणी भारत की दक्षिणी गंगा कहा जाता है, वो कहा जाता है कावेरी को। फिर है जल ग्रहण क्षेत्र कहाँ कहाँ से है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जल ग्रहण जो कावेरी है वो कहाँ से करेगी, जो सॉरी गोदावरी है वो कहाँ से करेगी? ये करेगी महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र से तो निकलती है नासिक जिले से, फिर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, फिर छत्तीसगढ़ में, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और ओडिशा में। यानी ये नदी जो है 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। सबसे पहले निकलेगी महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र की ये जो त्र्यंबकेश्वर है ये महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद में महाराष्ट्र में प्रवाहित होने के बाद ये जाएगी एमपी में। ठीक है, एमपी के बाद में ये जाएगी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर यहाँ जाएगी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद में कहाँ जाएगी? आंध्र प्रदेश में, और फिर ओडिशा में। आंध्र प्रदेश और उसके बाद में ओडिशा में। ठीक है, ये इसके स्टेट हो जाएंगे जहां जहां से ये प्रवाहित होती है। अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, ये हमने देख लिया है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? एक है पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजरा। ये बहुत बार इसकी सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये याद होनी चाहिए कि जो गोदावरी नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पेनगंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है और मंजरा है। एनसीईआरटी में 4 नदियां दी हुई हैं, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होगा? सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से। तो ये भी कहाँ से होगा? ये भी महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सह्याद्री मतलब महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से किसका होता है? ये होता है कृष्णा नदी का। दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय, सबसे बड़ी कौन सी थी? गोदावरी। इनका एक ट्रिक बता देती हूँ कि
जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो सबसे बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है? तो आप एक ट्रिक याद कर लो, ठीक है। गोक्र, मनका, मनका, ठीक है। सबसे बड़ी हो जाएगी, जैसे ये दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है तो सबसे बड़ी हो जाएगी गोदावरी, एक नंबर पे आ जाएगा गोदावरी, गोदावरी नदी। फिर है गो से हो जाएगा गोदावरी, क्र से हो जाएगी कृष्णा, दूसरी बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? कृष्णा। फिर है मैं से मन से हो जाएगी महानदी, महानदी। फिर उसके बाद में का से हो जाएगी कावेरी, उसके बाद में कौन सी आ जाएगी? कावेरी। ये जो है नदियों का क्रम है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार आपको ये याद होना चाहिए। कई बार दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम लगवा लेते हैं, कभी उत्तर से दक्षिण की तरफ लगवा लेते हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ भी लगवा लेते हैं और बीच में कुछ और नदियां भी डाल देते हैं, जैसे नर्मदा नदी हो गई। जैसे अभी जो केवी का एग्जाम हुआ था या एएमआरएस का हुआ था उसमें पूछा भी गया था इस टाइप से। तो आपको इनका क्रम याद होना चाहिए, ठीक है। उत्तर से दक्षिण नहीं है, ये तो मैंने लंबाई बताई है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ भी इनसे पूछा जाता है। ये यहाँ पर हमने लंबाई के हिसाब से देखा है। मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जो कृष्णा नदी है उसकी है कोयना है, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जल ग्रहण क्षेत्र कौन कौन सा है? कर्नाटक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहां से ये प्रवाहित होती है। ये इसका जल ग्रहण क्षेत्र हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र या सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र कावेरी जो कृष्णा नदी है उसका कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, लगभग 44%, ठीक है। फिर है कावेरी नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रायद्वीपीय पठार की जो हम नदियां पढ़ रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, उनसे सबसे क्वेश्चन बनते हैं। गंगा नदी उद्गम कहाँ से होगा? कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ठीक है। ये हमें याद रखना है। जो तीनों नदियां दी हुई थी अभी जो कृष्णा गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है, इन तीनों का और आगे भी हम पढ़ेंगे, इनका हमसे मिलान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक साइड नदियां दे देंगे और एक साइड उनका उद्गम स्थल दे देंगे और मिलाने के लिए पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलेगी? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? काबिनी, भवानी और अमरावती और नोयाल, ये इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ी विशेषता जो है कावेरी नदी की, इसकी विशेषता ये है कि यह नदी सारा साल बहती है, ठीक है। 12मासी नदी है कावेरी नदी। कैसे है? क्योंकि इसके उत्तरी जल ग्रहण क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी गर्मी और निम्न क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। यानी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है जो दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करती है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से भी और उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा प्राप्त करती है, तो वो हो जाएगी अपनी कावेरी नदी, ठीक है। ये हमें याद रखना है। सर्वाधिक भाग कहाँ है कावेरी नदी का? ये है तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में और उसके बाद में केरल में, ठीक है। जहां से मतलब सबसे ज्यादा पूछा जाए तो वो हो जाएगा अपना तमिलनाडु में। फिर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये हमने बहुत बार देख लिया है, अमरकंटक के पठार से, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम होता है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये बहुत बार पूछा है कि जो नर्मदा नदी है वो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कहाँ करती है? ये एमपी में एक जगह है जबलपुर, जहां पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और ये अभी मैंने बताया था कि ये कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है। जैसे हमने देखा था कि ये सतपुड़ा और विंध्याचल, तो ऊपर की तरफ है ये है विंध्याचल, ठीक है। ये वाली है विंध्याचल और इसके नीचे है सतपुड़ा, सतपुड़ा। तो इसके बीच से प्रवाहित हो रही है ये है अपनी नर्मदा। ये है विंध्याचल, ऊपर की तरफ है विंध्याचल और फिर है सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो है मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन वाला ये होता है कि जो ऊपर की तरफ तो है नर्मदा और इसके नीचे प्रवाहित हो रही होती है तापी नदी। तो तापी किस किस के बीच प्रवाहित हुई? ये हो जाएगी महादेव की पहाड़ियां, ठीक है, महादेव की पहाड़ियां। तो ये हमें याद रखना, सबसे पहले विंध्याचल है, फिर सतपुड़ा है, फिर महादेव की पहाड़ियां हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में प्रवाहित होती है नर्मदा नदी और सतपुड़ा और महादेव के जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में होती है तापी नदी प्रवाहित होती है।
फिर है ब्रोंज के निकट, यह अरब सागर में गिरती है, ये हमने बहुत बार देख लिया है। इस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना चलाई जा रही है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के ऊपर सरदार सरोवर परियोजना चलाई जा रही है। ये चलाई जा रही है अपनी नर्मदा नदी के ऊपर। फिर है नमामि देवी नर्मदे, यह एक यात्रा है जो नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, ये तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा, नमामि देवी शारदा नर्मदे यात्रा। प्रारंभ ठीक है, हो गया। यह अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। पहली आ जाएगी अपनी नर्मदा नदी और दूसरे नंबर पर आ जाएगी तापी नदी। ठीक है, दूसरी कौन सी हो जाएगी, ताप्ती नदी। फिर है तापी नदी। तापी नदी कहां से निकलेगी, तापी नदी निकलेगी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई पहाड़ी से। ठीक है, मुल्ताई पहाड़ी से, इसको याद रखना है। कहां से निकलेगी, ये निकलेगी मुल्ताई पहाड़ी से। कौन सी नदी, तापी नदी। अपवा क्षेत्र कहां से प्रवाहित होगी, महाराष्ट्र से, एमपी से और गुजरात से। ठीक है, इन 3 स्टेट से प्रवाहित होती है। फिर है लूनी नदी। तो राजस्थान में जो लूनी नदी प्रवाहित होती है वो भी जो अरब सागर का अपवा तंत्र है उसका भाग है। ठीक है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी सबसे बड़ी नदी है और राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र भी बनाती है। कौन सी नदी, लूनी नदी बनाती है। यह भी पुष्कर के पास से 2 जलधाराओं के रूप में निकलती है, एक है सरस्वती और एक है साबरमती। और ये दोनों के दोनों कहाँ आकर के मिलती हैं, ये मिलती हैं गोविंदगढ़ में। उसके बाद में ये लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। और ये कहाँ अपना जल गिराती है, ये कच्छ के रण में गिराती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के रण में, ठीक है, अरब सागर में। तो ये सब दिए हुए हैं, तो वहां पे हमें कच्छ का रण लगाना है। कच्छ के रण में अपना जल विसर्जित करती है कौन सी, लूनी नदी। ठीक है, अब है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कुछ छोटी नदियां। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कुछ छोटी नदियां दी हुई हैं, इनके नाम हमें याद, मतलब जो मेन मेन नदियां हैं वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन जो ये छोटी नदियां हैं वो हम देख नहीं पाते हैं और इनको छोड़ देते हैं और क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। ठीक है, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, सतलुजी नदी है, भद्रा नदी, ढाडर नदी और साबरमती, माही, वैतरणा नदी और कालिंदी नदी। बस हमें इनके नाम याद रखने हैं। नाम कैसे याद रखने हैं कि ये किधर, ये जो है अरब सागर की ओर गिरती है। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये अपना, ठीक है, तो इस साइड जो गिरने वाली नदियां हैं ये छोटी नदियों के नाम दिए हुए हैं। सतलुजी नदी है, भद्रा नदी है, ढाडर है, साबरमती, माही, वैतरणी और कालिंदी। बस इनके नाम नाम हमें यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, फिर है शरावती नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है, कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये है कि गरसोपा जो जलप्रपात है या जोग जलप्रपात जिसको कहा जाता है वो किस नदी पर है, वो हो जाएगा अपना शरावती नदी पर। मांडवी और जुआरी नदी, ये गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। ठीक है, फिर है भरतपुजा नदी, ये कहाँ है, ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जो भरतपुजा नदी है वो केरल की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, जो अन्नामलई की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अन्नामलई की पहाड़ियों से निकलती है और अन्नामलई की पहाड़ियों में ही एक जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अनायमुडी। ठीक है, अनायमुडी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, इसकी हो जाएगी 25-55 मीटर। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है, या 26-55 है शायद, 2655 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, फिर क्या है कि जो ये भरतपुजा है ये भारत जो केरल है उसकी सबसे बड़ी नदी है और इसको पोनानानी के नाम से भी, पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। और जो नदियां हैं वो है पेरियार नदी है और पंबा नदी है। बस इनके नाम याद रखो तो रखो वरना छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर है पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां। अभी हम देख रहे थे
पश्चिम की ओर यानी जो नदी अरब सागर में जल विसर्जित कर रही थी वो नदियां, और अब हम देखेंगे जो पूर्व की ओर यानी अरब सागर में जो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करेंगी वो कुछ छोटी नदियां और हैं जिनके हमें नाम याद रखने हैं। स्वर्णरेखा नदी है, वैतरणी नदी है, ब्राह्मण नदी है, ब्राह्मणी नदी है, और वामसाधारा, पैनर, पालार और वैगई, ये नदियां हैं। बस इनके नाम नाम थोड़े से याद रख लेना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हिमालयी नदी और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी तुलना करते हैं यहाँ पर, ठीक है, उनमें अंतर देखते हैं। एक साइड दिया हुआ है हिमालयी नदियां और दूसरी साइड दिया हुआ है हमें प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है हिमालयी नदी का? हिम नदियों के द्वारा हिम नदियों से ढके हिमालय से, यानी जो हिमालय की नदियां हैं उनका अधिकतम जो उद्गम हमें देखने को मिलता है वो ग्लेशियर से, यानी जो हिमनद होते हैं वहीं से उनका उद्गम होता है। और जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठारों और उच्च भूमि से उनका उद्गम होता है। फिर है प्रवाह की प्रकृति किस प्रकार की है? जो हिमालयी नदियां हैं वो 12 मासी हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने से वो जो है 12 महीने प्रवाहित होती रहती हैं और वर्षा का जल भी वो प्राप्त करती रहती हैं। हिमनद व वर्षा से जल प्राप्त करती है, इसलिए क्या हो जाएंगी 12 माही। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कैसी हैं? वो मानसून वर्षा पर आधारित है, ठीक है, ये किस पे है? मानसून वर्षा पर आधारित है। अपवाह के प्रकार, अपवाह का प्रकार किस प्रकार का है? पूर्ववर्ती नदी और अनुवर्ती नदी मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। तो जो हिमालयी नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदी हैं और अनुवर्ती नदियां हैं। और पूर्ववर्ती नदियों के एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में हमने कई एग्जाम्पल देख लिए हैं, ठीक है, लेकिन अनुवर्ती का अभी तक एक भी एग्जाम्पल नहीं आया है। तो जो क्वेश्चन जो अनुवर्तियों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो आपको याद रखने हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अध्यारोपित पुनर्युवनित नदियां अरीय व आयताकार प्रारूप बनाती हैं। देखो अध्यारोपित नदी कौन सी होती है? जैसे जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये मान लो कि अपना प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें कुछ नदियां प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नदियां प्रवाहित हो रही हैं। जब नदियां प्रवाहित हो रही तो मतलब जिस दिशा में प्रवाहित हो रही थी तो वहां क्या होता है, जो ऊपर की लेयर होती है, चट्टान होती है, वो सॉफ्ट होने के बाद वो कट जाती है और नीचे की जो कठोर चट्टान आ जाती है, तो उनको भी वो मतलब उसी दिशा में, जिस दिशा में प्रवाहित हो रही होती हैं उसी दिशा में उनको भी, जो नीचे की कठोर चट्टानें होती हैं उनको भी काट देती हैं। तो उनको देखने से ऐसे लगता है कि जबरदस्ती इन पे थोपी गई है, ठीक है, यानी उस पे अध्यारोपित की गई है। इसीलिए जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं। फिर है पुनर्युनित नदियां कौन सी होती है? पुनर्युनित नदियां होती हैं कि जैसे कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, प्रवाहित हो रही है, उसने अपने आधार तल को प्राप्त कर लिया और मान लो कि जो जिस तल पे प्रवाहित हो रही है उसका थोड़ा उत्थान हो गया, तो उससे क्या होगा, पहले तो नदी जो है मतलब पार्श्व अपर्दन ज्यादा कर रही थी, लेकिन उसका थोड़ा सा उत्थान होने के बाद क्या करेगी नदी, जो है तली में अपर्दन करना, गहराई में अपर्दन करना शुरू कर देती है। उससे हमें देखने को मिलता है, मतलब जो नदी है उसके निशान पता चलते हैं कि ये पहले कहाँ प्रवाहित हो रही थी और अब ये कहाँ पर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये हो जाएंगी पुनर्युवनित नदियां। और अरी और आयताकार प्रारूप कैसे बनाती हैं वो हमने यहाँ पर पहले ही देख लिया था। फिर है नदी की प्रकृति, लंबा मार्ग, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती हुई नदियां, अभिशीर्ष अपर्दन व नदियों के अपहरण, मैदानों में जलमार्ग का बदलना और विसर्प बनाना। तो यही पूछा जाता है कि जो हिमालयी नदियां हैं वो उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती हुई मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो विसर्पों का निर्माण करती हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो विसर्प का निर्माण नहीं करती हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कैसी हैं? वो सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे व निश्चित मार्गों पर बहती हैं। यानी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो निश्चित मार्गों पर प्रवाहित होती हैं, और जो हिमालयी नदियां हैं वो टेढ़े मेढ़े मार्गों पे प्रवाहित होती हैं और विसर्पों का निर्माण करती हैं। फिर है जल ग्रहण क्षेत्र। तो जल ग्रहण क्षेत्र सीधी सी बात है कि जो हिमालयी नदियां हैं उनकी लंबाई अधिक है तो जल ग्रहण क्षेत्र भी उनका अधिक होगा, ठीक है। तो जल ग्रहण क्षेत्र हिमालयी नदियों का हो जाएगा, या इधर हम हिमालयी नदियां पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इधर है प्रायद्वीपीय नदियां। तो जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ी द्रोणी बनाती हैं और ये अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी बनाती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी बनाती हैं। फिर है नदी की आयु, युवा, क्रियाशील, अच्छा, नदी की आयु,
मतलब नदी किस अवस्था में प्रवाहित होती है? युवा, क्रियाशील व घाटियों को गहरा करती है। ये तो हमने देखा था कि जो हिमालयी नदियाँ हैं, जब हिमालय से उतर रही होती हैं, तो उस टाइम पे हिमालय में जो लंबवत अपरदन करती हैं, उससे गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, पर्णवती परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ, जो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी होती हैं। ठीक है? ये हो जाएगा अपना इसका दोनों नदियों का जो तुलना दी हुई है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं और बनने की संभावना भी है। आपको अच्छे से देखना है। ठीक है? और इसी के साथ में अपना ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। और आप लोगों को कैसा लगा ये चैप्टर एक बार जो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? और आगे की क्लास हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि 1-2 क्लास में जो ये वाली बुक है उसको कंप्लीट करें। और आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।